हेलो एवरीवन, मेरा नाम वरुण कुमार है। मैंने यूपीएससी की परीक्षा में 697 रैंक प्राप्त किया है और साथ ही साथ बीपीएससी की परीक्षा में 3rd रैंक प्राप्त किया है। आज मैं डीकेटी के माध्यम से आपको अपने GS1 की हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ कि मैंने कैसे की थी तैयारी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री जो है हमारा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 सेक्शंस में बटा हुआ है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 2 किताबें हैं, जो एक तो बिपिन चंद्रा हो गया और दूसरा स्पेक्ट्रम। तो इन 2 किताबों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पेक्ट्रम जो है थोड़ा नोट्स फॉर्मेट में है, तो यहाँ से आपको प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आप मेंस में कंटेंट अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिपिन चंद्रा पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि लिखना कैसे होता है आंसर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री की टॉपिक्स की। जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स आपको अच्छे से तैयार करने होते हैं। तो सबसे पहले तो वो करना होता है कि जो ब्रिटिश के एडवेंट के पहले, इनफैक्ट यूरोपियंस के एडवेंट के पहले जो इंडिया की कंडीशन थी, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस या फिलोसॉफिकल जो भी कंडीशन थी वो सारे, और ब्रिटिश या यूरोपियन पेनिट्रेशन के बाद इंडिया का इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव या सोशो कल्चरल कंडीशन कैसा हो गया वो चीज़। तो ये आपको थोड़ा सा एक करना है बिफोर द यूरोपियन पेनिट्रेशन इन इंडिया। और जब यूरोपियंस पेनिट्रेट कर गए हैं, मतलब कि अराउंड 17th सेंचुरी, मिड ऑफ द 17th सेंचुरी से 1857 तक, ये एक पीरियड हो गया। तो ये आपको तैयार करना है कि कैसे है जो इतना कंडीशन ख़राब हो गया, जो 1857 तक बात पहुंच गई और भारतीयों ने विद्रोह कर दिया, जिसे हम 1857 का विद्रोह कहते हैं। तो फिर एक ये हो गया रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे अगर आप रिवॉल्ट ऑफ 1857 की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको 4 चीज़ें तैयार करनी है। सबसे पहले तो बैकग्राउंड, कि व्हाट वर द कॉजेज, कि क्या क्या कारण थे जिसके कारण रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया। फिर 1857 में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, कौन कौन राजाओं ने पार्ट लिया। और इसी में दूसरा हो गया ब्रेक वाटर्स टू द रिवॉल्ट, कि रिवॉल्ट किस किस राजाओं के कारण थम गया, किन लोगों ने ब्रिटिश का साथ दिया जिसके कारण रिवॉल्ट अनसक्सेसफुल हो गया। तीसरा, लर्निंग्स क्या क्या हुई इंडियंस के लिए, जो स्ट्रगल के पार्ट थे उनके लिए लर्निंग क्या क्या हुई, क्या क्या उन्होंने वॉर में हारने से सीखा। और चौथा, कंक्लूज़न में हो गया जैसे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1857 के बाद आया था, कि वहाँ से ब्रिटिश ने कैसे कैसे फिर इंडिया में गवर्नेंस इंट्रोड्यूस किया था, क्या क्या रिफॉर्म्स लाए थे। तो ये एक चीज़ हो गया। फिर जो सेकंड पार्ट है हमारा वो 1858 से 1905 के बीच का है, जो कि ज़्यादातर किताबों में लिखा रहता है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन दिस पीरियड। तो इसमें टॉपिक्स हो गए आपके जैसे वेस्टर्न एजुकेशन का क्या रोल था, प्रेस का क्या रोल था, और भी जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नर जनरल्स थे, वाइसरॉयज थे, उनका क्या रोल था। फिर क्या क्या एक्टिविटी हुए उस समय, ये सारे जो आइडियाज़ थे, सोशलिस्ट आइडियाज़, यूनियनिज़म, ये सारे राइज पे थे। तो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना। तो ये आपका एक सेक्शन हो गया 1858 से 1905 के बीच में। और इसी दौरान 1905 से 1918 के बीच में क्या हुआ था कि मिलिटेंसी जो थी, जो हम कहते हैं मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट, ये काफ़ी राइज पे था। जैसे भगत सिंह हो गया, आज़ाद हो गए, फिर आत्मनियुक्ति समिति वगैरह हो गई, ये सारे काफ़ी राइज पे थे। तो ये सब आपको थोड़ा सा करना होता है। इसके बाद जो होता है, जो जिसको हम गांधीयन फेज भी कहते हैं, तो ये कैसे मास मूवमेंट्स वगैरह हुए थे, नॉन कोऑपरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। तो ये सब काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, एवेल्युएट करके, क्रिटिकली एनालाइज करके, क्योंकि इन सब से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। और फिर एक लास्ट टॉपिक जो इसमें होता है कि टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन, 39 से लेकर 47 तक। तो ये आप कर सकते हैं, जैसे वेबल प्लान हो गया, अगस्त ऑफर हो गया, ये सारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट, माउंटबेटन का क्या रोल था, सब कुछ। और इन सब टॉपिक्स के लिए लगता है फ्रॉम मिड ऑफ द 17th सेंचुरी टू 1947। इनके लिए आपके लिए 2 बुक्स इनफ है, बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम।
और जितना मैं समझता हूँ आपको तीसरा बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास समय है तो आप बिल्कुल कीजिए, बट ये 2 आप किताब पढ़ते हैं तो आपके सारे बेसिक टॉपिक्स बिल्कुल ही अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका हिस्ट्री हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा। और जो एंशिएंट हिस्ट्री है हमारा सेक्शन, उससे कम क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए आप बस एक किताब रेफ़र कर सकते हैं जो RS शर्मा की आती है एंशिएंट हिस्ट्री की, या NCERT की एंशिएंट हिस्ट्री। ये दोनों किताब आप कर लोगे तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाएगा। फिर इसी में जो NCERT का आता है एक इंडियन आर्ट आता है, फिर वो आप कर सकते हो, जो कि शायद क्लास 11th की बुक है। और इसी में थीम्स आते हैं, थीम्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो इसमें क्या है, जैसे भक्ति मूवमेंट हो गया या सूफिज़्म हो गया या जो आर्किटेक्चर वगैरह है, ये आप कर सकते हो, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी बेसिक आते हैं। जैसे पिछले साल आया था क्वेश्चन एक, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाला आर्ट। तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, जो पाला पीरियड जिसने पढ़ा होगा 800 to 1200 के बीच में, तो वह उस समय का आर्ट जो कि बुद्धिज़्म आर्ट था, बुद्धिज़्म स्कूल ऑफ आर्ट, उसी समय काफ़ी फ्लरिश किया था। पहले भी किया था बट इस समय भी किया था। तो ये काफ़ी एक ईजी और सिमिलर सा टॉपिक है, तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई अलग से किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर और आप अलग से क्या कर सकते हैं, जैसे इंडियन आर्ट फॉर्म्स है, तो इसमें पेंटिंग्स हो गया या डांस फॉर्म्स हो गया या फोक डांस हो गया, क्लासिकल म्यूजिक, पपेट्री, पोइट्री, ड्रामा, म्यूजिक वगैरह वगैरह। तो इसमें आपको बिल्कुल ही डिटेल में सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डिटेल है। सबके कैरेक्टरिस्टिक्स इतने मिलते जुलते हैं कि आप कन्फ्यूज ही होते रह जाओगे। तो आपको सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ना है जो न्यूज़ में है। तो आप एक बार किसी भी मतलब गूगल में आप एक बार जाके टाइप करना कि फोल्क डांसेस या फिर क्लासिक म्यूज़िक इन न्यूज़ या कुछ भी, जैसे आपने कुचिपुड़ी टाइप कर दिया, फिर गूगल में एक सेक्शन रहता है न्यूज़ का, उसको आप क्लिक करना तो आपको दिख जाएगा कि कुचिपुड़ी से रिलेटेड क्या इवेंट्स हुए हैं, तो वो आप पढ़ लेना। बिल्कुल ही सब कुछ का कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और मेंस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा आपको कि आपने कि बिल्कुल ही गलत कि आपने है जो बिल्कुल ही गलत ना लिख दिया हो। एज लॉन्ग एज आप बिल्कुल ही गलत नहीं लिख देते हैं कि सबके सिमिलर से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं विद अ लिटिल डिफ्रेंसिएशन। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिटेल में ना करें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी बर्डनसम हो जाएगा। फिर लिटरेचर हो गया हमारा, जो कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का ही पार्ट है। तो उसमें आप एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, जो कोर्ट पोइट्स वगैरह होते थे उन्होंने क्या लिखा, जो राजा वगैरह थे उन्होंने क्या लिखा, इनके बारे में बस थोड़ा थोड़ा सा जानना है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंत में याद भी होना चाहिए, क्योंकि इतना तो पढ़ते हैं हम लोग लेकिन सब कुछ याद नहीं रह पाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको जितना भी पढ़ें। जैसे मैंने आपको 3 किताब बताई हिस्ट्री के लिए, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, एंशिएंट हिस्ट्री की RS शर्मा। तो ये 3 आप पढ़िए, रिवाइज़ करते रहिए। रिवाइज़ करते रहिएगा तो वही चीज़ आपके दिमाग में आती जाएगी, क्योंकि आप नई चीज़ें पढ़ते जाइएगा तो आप पुरानी भूलते जाइएगा, क्योंकि हमारे दिमाग की एक कैपेसिटी होती है और इसके बियॉन्ड आप इसको स्ट्रेच करिएगा तो आप चीज़ें भूलते भी जाइएगा और फिर आपको लगेगा कि इतना पढ़ रहे हैं बट कुछ याद नहीं हो पा रहा है, आप आंसर नहीं लिख पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप आंसर लिखना शुरू करते हैं, तो जब मैंने शुरू किया था तो मेरे को भी काफ़ी डर लगता था कि यार मैं कैसे लिखूँगा आंसर, ये तो आज तक मैंने लिखा ही नहीं है। बट यहाँ पे क्या होता है, जब आपके पास कंटेंट होता है, जब आपने प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से करी होती है तो आपके पास कंटेंट भी आसानी से हो जाता है। तो आप इनिशियली तो उसी कंटेंट के साथ शुरुआत करिए जो आपने पढ़ा है, कि जितना आपने पढ़ा है उतना ही आपको लिखना है। फिर धीरे धीरे जब आप वहाँ पे सक्षम हो जाएंगे कि आप अच्छे से लिख पा रहे हैं, उसके बाद आप है जो उसमें थोड़ा सा करंट का सेक्शन इंक्लूड करिए। तो इसके लिए मैं क्या करता था कि विजन IAS की जो आती है मंथली मैगजीन, उसमें एक सेक्शन होता है कल्चर एंड इंडियन हेरिटेज। तो वहाँ से मैं वो पढ़ लिया करता था और जहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकता था, जैसे काफ़ी बार पाला आर्ट के बारे में आते रहता था या फिर पाली लैंग्वेज के बारे में, या फिर जो यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह इंक्लूड होते हैं वो आते रहता था। तो वहाँ पे मैं इनकॉर्पोरेट कर लिया रहता था। तो यहाँ से आंसर स्टैटिक भी हो जाता था प्लस डायनेमिक भी हो जाता था, कि जैसा आपने देखा भी होगा पिछले साल क्वेश्चन भी पूछा था पाला आर्ट से। तो ये हो गया हमारा GS1 का हिस्ट्री। और इसमें एक और चीज़ है, मैं भूल गया बताना, कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी होता है। तो उसमें काफ़ी कम टॉपिक्स हैं। एक हो गया मतलब वर्ल्ड वॉर 1, फिर एक वर्ल्ड वॉर 1, फिर एक वर्ल्ड वॉर 2,
तो ये 3 टॉपिक्स हो गए। और फिर डीकोलोनाइजेशन, जैसे इंडिया का हो गया, साउथ अफ्रीका का हो गया, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सबका डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस। तो ये 4 टॉपिक्स हैं जो कि आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी प्रेफर करी थी क्योंकि काफ़ी इजी से टॉपिक थे, तो ये 4 टॉपिक। और इसके साथ क्या होता है, आइडियाज़ वगैरह आप पढ़ सकते हैं, जैसे कम्युनिज़्म हो गया, सोशलिज्म हो गया। हालांकि इनसे काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं, बट हाँ, एक रफ आइडिया के लिए आप अपने आंसर्स के कंटेंट रिच करने के लिए आप इन टॉपिक्स को भी पढ़ सकते हैं, ताकि जैसे अब आप चाइना के बारे में लिख रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपने कम्युनिज़्म और सोशलिज्म के बारे में डिस्क्राइब कर दिया, तो वो आंसर आपका अच्छा हो जाता है। तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री सेक्शन का, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये आप कर लें तो फिर आपका हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको अपने GS1 के हिस्ट्री पार्ट की स्ट्रैटेजी बता दी है। आप यहाँ पे या तो इससे आइडिया ले सकते हैं या इसको फॉलो कर सकते हैं, जैसा भी आपको सूट करे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।